जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो या फिर एक ऐसे शख्स हो जो कि अपने 10 दिन अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए दे सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बूट कैंप जो कि 10 दिनों का होगा। 10 दिनों के अंदर ये बूट कैंप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इस पूरे बूट कैंप के अंदर आप सीखोगे एक लैंग्वेज जो कि है जावास्क्रिप्ट। काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अमेज़िंग ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि आजकल हर जगह यूज़ हो रही है। बात करते हैं थोड़ी देर में कि कहाँ-कहाँ ये यूज़ हो रही है। बट हमारा ये जो बूट कैंप है, ये पूरे 10 दिन तक चलेगा। कैसे-कैसे इसके अंदर पढ़ना है, कुछ चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ के साथ हम आपको बताएँगे कि क्या चीज़ किस तरह से करनी है, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। तो हमारी जो वीडियोज़ होंगी हो सकता है थोड़ी लेंथी हों। कोशिश करेंगे कि वीडियोज़ की लेंथ को थोड़ा कम रखें और जितने ज़्यादा टॉपिक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उतने एक्सप्लेन करें आपके साथ, ठीक है? बाकी आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, ठीक है? कि हाँ, आपने क्या-क्या प्रैक्टिस करनी है। तो क्योंकि वीडियोज़ की लेंथ ज़्यादा होगी तो हो सकता है आप वीडियोज़ के दरमियान में थोड़े बोर हो जाएँ या थक जाएँ। तो आपने क्या करना है वीडियो को वहीं पे रोक देना है, थोड़ा रेस्ट करना है, दोबारा से वहीं से कंटिन्यू करना है। सिर्फ़ 10 दिन का ही है और 10 दिन के बाद आपकी लाइफ़ जो है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि आप एक कंप्लीट लैंग्वेज को मास्टर कर चुके होंगे। ठीक है? ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं इसको और सबसे पहले हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है। हम ये बात नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है? यू नो दैट कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो कहाँ-कहाँ यूज़ हो रही है? देखो आज की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, ऐप डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है, गेम डेवलपमेंट में यूज़ हो रही है और भी काफ़ी सारी जगहों पे जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जा रहा है। तो हम किसी एक स्पेसिफिकली चीज़ के लिए जावास्क्रिप्ट को नहीं सीखने वाले। हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं सीखने वाले, सिर्फ ऐप डेवलपमेंट के लिए नहीं सीखने वाले हैं और ना ही सिर्फ गेम डेवलपमेंट के लिए सीखने वाले हैं। हम जावास्क्रिप्ट के कोर फंडामेंटल्स को कवर करेंगे इन 10 दिनों में। फिर 10 दिनों के बाद आपकी मर्ज़ी है, आप ऐप डेवलपमेंट को चूज़ करो, आप वेब डेवलपमेंट को चूज़ करो या फिर आप गेम डेवलपमेंट को चूज़ करो या फिर किसी और निश को आप चूज़ करो। तो जिसमें भी आपको जाना है, सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए और वो आप इस 10 दिनों के बूट कैंप में सीखोगे। चलिए इतनी बात होगी कि जावास्क्रिप्ट क्या है तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है वीएस कोड में, कैसे वीएस कोड को इंस्टॉल किया जाता है यू नो दैट नहीं जानते गूगल पे जाओ सर्च करो वीएस कोड डाउनलोड वहाँ पे जाओ, वहाँ से डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो एंड यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पर देखें एक एक्सटेंशंस का एरिया होता है वीएस कोड के अंदर। मैंने ना यहाँ पर कुछ एक्सटेंशंस जो है वो इंस्टॉल की हुई हैं। तो उन्हीं में से आपने क्या करना है सिर्फ एक को इंस्टॉल कर लेना है एंड दैट्स इनफ। ये वाला लाइव सर्वर। इससे क्या होता है कि हमें ना पेज को बार-बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। इससे काफ़ी ज़्यादा काम हमारा आसान हो जाता है, वक़्त बचता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लाइव सर्वर। ये जो एक्सटेंशन है इसको आप इंस्टॉल कर लेना, बाकी कुछ नहीं करना। और इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर लेता हूँ ताकि कोड आपको क्लियर नज़र आए, कुछ इस तरह से। ओके, तो बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट को रन कैसे करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब हो सकता है अगर आप एक न्यू हो तो आप सोच रहे होगे कि यार इसका नाम स्क्रिप्ट ही रखना है या कोई और भी रख सकते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, कुछ भी रख सकते हो। बट जो मैंने लिखा ना डॉट जेएस ये इसकी एक्सटेंशन है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? जेएस मीन ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। मैं एंटर करता हूँ तो एक जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो हमारे सामने क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर ना हम पहला कोड लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का। मोस्टली क्या होता है जितनों को मैंने देखा है वो अलर्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लिख लेते हैं जी अलर्ट, ठीक है? और अलर्ट के अंदर कुछ मैसेज लिख देते हैं। बट मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये जो अलर्ट है ना, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ही नहीं, बट स्टिल हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे हैं। अब हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसी चीज़ जो कि जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ही नहीं, उसको कैसे यूज़ किया जा रहा है जावास्क्रिप्ट के अंदर? इसी वीडियो में, इसी पहली वीडियो में ना इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सिंपल सा हम कोड लिखते हैं जिसमें हमारे पास है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हम कोई मैसेज शो करते हैं अपने चैनल का ही नाम लिख लेते हैं हम और कोड और इसे टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट का मतलब
लाइन को एंड कर देना, और लाइन को एंड करते हैं सेमीकोलन की हेल्प से। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सेमीकोलन है। ये ना भी लगाओ ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तब भी आपका कोड रन होगा, आपको कोई एरर शो नहीं होगा। बट मैं क्योंकि सी प्लस प्लस और जावा के बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये लगाता हूँ। आप भी लगाना, अच्छा है। तो अब सवाल ये आता है कि इस कोड को रन कैसे किया जाए। बेसिकली ये जो मैंने लिखा ना console.log, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को, किसी भी डाटा को आउटपुट में दिखाने के लिए यूज होता है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये डिफरेंट होता है। पाइथन की बात करें तो उसके अंदर प्रिंट होता है, जावा की बात करें तो उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है, सी प्लस प्लस की बात करें तो उसमें सी आउट होता है। हर लैंग्वेज का अपना अपना तरीका होता है आउटपुट शो करने का। जावास्क्रिप्ट का तरीका है console.log, इस तरह से इसमें आउटपुट शो किया जाता है। बट द क्वेश्चन इज, किस तरह से हम इस प्रोग्राम को रन करें, क्योंकि रन करेंगे तभी तो आउटपुट में आंसर शो होगा। और प्रॉब्लम ये है कि वीएस कोड के अंदर आप इसको रन नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है, जब वीएस कोड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को रन नहीं कर सकते, तो वीएस कोड को यूज क्यों किया जा रहा है। देखो, दो तरीके हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने के। एक इस वीडियो में हम यूज करेंगे, दूसरा जो है वो आने वाली कुछ वीडियोस में, जब हम एडवांस टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, तब मैं उसके अंदर आपको कवर करवा दूंगा। बेसिकली वो नोड का है, नोड के बारे में हम बात करेंगे काफी डिटेल से। अभी जो आसान तरीके हैं उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर ना एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स। लेकिन उससे पहले ना आपकी जो फंडामेंटल्स है, मैं चाहता हूँ वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये हमारा बूट कैंप है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और ये मैंने पहले कोड लिखा था, जस्ट वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले, ये वही वाला है, इसको इग्नोर करो। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट में आता हूँ, ठीक है। इंस्पेक्ट में जैसे आएंगे ना, यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है कंसोल का, मैं इसमें आता हूँ। अब ये जो एरिया है ना ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हो। अब देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, जो कोड होता है ना वो कंपाइल होता है। कंपाइल मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट होता है, फिर कंप्यूटर उसे समझता है। तो एक कंपाइलर होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट शो करता है। तो आप कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट का जो कंपाइलर है वो ब्राउजर के अंदर होता है, पहले से बना बनाया आपको मिल जाता है। देखो, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ ना कंसोल, पूरा ही लिख लेते हैं, console कंसोल डॉट लॉग, ये मैंने लिखा। और यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ अपने चैनल का नाम, विच इज हम और कोड। और मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो देखो आउटपुट में शो हो रहा है हम और कोड, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट में शो हो रहा है हम और कोड। मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट को आप ब्राउजर में रन कर सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज, हमारा कोड तो यहाँ पर लिखा हुआ है वीएस कोड के अंदर। ब्राउजर एक अलग चीज है, वीएस कोड एक अलग चीज है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर ना हम हेल्प लेते हैं HTML फाइल की। तो यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.html। आप इसका नाम कोई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि इसका नाम इंडेक्स हो, कुछ भी हो सकता है। home.html भी हो सकता है, about.html भी हो सकता है, जो आप रखना चाहो। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट को प्रेस किया हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क 1 के साथ होता है, मैंने वो किया। जैसे ही एंटर किया तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड आ चुका है, जो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ना तरीका क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना दूं H1, अगर आप HTML के बारे में कुछ नहीं जानते तो इसे इग्नोर करना, ये पार्ट आपके जावास्क्रिप्ट का नहीं है, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं हम और कोड। अभी मेरी बात को गौर से समझना आप, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और मेरे पास ना यहाँ पे ऑप्शन होगा ओपन विद लाइव सर्वर। ये उसी एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है जो वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो मैंने ये कर लिया और ये यहाँ पे हो रहा है, बट ये क्योंकि व्हाइट है तो आपकी आंखों को परेशान करेगा। हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ उस बात को। सो वी हैव हम और कोड। अब देखो, जो HTML होता है ना वो ब्राउजर के अंदर रन हो जाता है, ठीक है। HTML की फाइल हमने क्या किया, बेसिकली हमने HTML की फाइल बनाई जिसका नाम है index.html। ये HTML की फाइल जावास्क्रिप्ट में, सॉरी, ब्राउजर में जाके रन हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोड इस HTML फाइल के साथ लिंक कर देंगे, और जब ये HTML फाइल ब्राउजर पे जाएगी तो साथ में हमारा कोड भी जाएगा और वो भी रन हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली हम अपने इस कोड को, जो मैंने VS कोड के अंदर लिखा है, ब्राउजर पे ही रन करेंगे। कैसे? तो हम
इसमें आते हैं एचटीएमएल के अंदर, और यहाँ पर ना हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग होता है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये एसआरसी, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख देंगे, दैट्स इट। अब हमने क्या किया, हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर दिया है किसके साथ, index.html के साथ, ठीक है। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। तो ये मेरा क्या हो रहा है, कंसोल में मैंने कहा प्रिंट करो हम और कोड, और साथ में यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो वापस आते हैं, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट में जाता हूँ, तो कंसोल में मुझे देखने को मिलेगा हम और कोड 2। क्लियर? तो मैंने क्या किया, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिंक किया एचटीएमएल के साथ, और यहाँ पर मुझे आउटपुट शो हो रहा है। तो ये तरीका है जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करने का। काफी लंबी बात हो गई, बट ये जरूरी था। दूसरा तरीका होता है हमारे पास नोड के थ्रू, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताना था कि हाँ, किस तरह से हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें करते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं, ये काफ़ी बेसिक है, console.log। और जब हम प्रोजेक्ट बनाएँगे ना, मैं बता दूँ आपको कि हमारे ये जो 10 दिन का बूट कैंप है, इसके बाद हम रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो console.log अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे, ठीक है? लेकिन अच्छी बात है, ये आपको आना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो वेरिएबल्स की अगर आपके पास एक कॉपी है, एक पेंसिल है, तो मैं चाहता हूँ फटाफट से जाके उठाओ, वीडियो को पॉज़ करो, फिर वापस आओ। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं। कंटेनर्स मतलब जिसमें डाटा स्टोर किया जाता है। अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ ना आपके साथ, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ एक्सेल ड्रॉ, और यहाँ पर देखो कंटेनर क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है? कहाँ बनता है? मेमोरी के अंदर बनता है। कौन-सी मेमोरी में बनता है? डिटेल से बात करेंगे। स्टैक के बारे में बात करेंगे, हीप के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपने उसको समझना है कि वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है। किस चीज़ का कंटेनर है? कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर होता है। मतलब कोई भी वैल्यू है, आप यूज़र से ईमेल ले रहे हो, आप यूज़र से पासवर्ड ले रहे हो, जो कुछ ले रहे हो उसे कहीं न कहीं रखना पड़ता है। तो उसके लिए वेरिएबल बनाना पड़ता है, और ये वैल्यू जाके उसमें स्टोर हो जाती है। क्लियर? सो वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर है जिसके अंदर डाटा स्टोर होता है। सिंपल, इससे ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको समझ में आ गया ना, आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी। क्लियर? अभी हम बात करने वाले हैं 3 चीज़ों के बारे में। एक है वर, एक है लेट, और एक है कॉन्स्ट। हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो अभी थोड़ी देर के लिए, और ये जो आपको हरी-हरी लाइनें नज़र आ रही है ना, ये है कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? आपके कोड की ऐसी लाइनें होती हैं जो एग्ज़ीक्यूट नहीं होती। वो आप लिखते हो ताकि इन द फ्यूचर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ना बहुत बड़ा कोड लिखा, ठीक है? कोड के अंदर डिफरेंट सेक्शन है, अकाउंट का सेक्शन अलग से है, यूज़र का सेक्शन अलग से है, तो आप क्या करते हो, कमेंट लगा देते हो कि हाँ, इसके नीचे अकाउंट का सेक्शन है, इसके नीचे यूज़र का सेक्शन है। तो आपके लिए भी आसानी होती है इन द फ्यूचर, अगर आपने अपने कोड को दोबारा से देखना हो, या कोई और डेवलपर आपके कोड को देखेगा तो उसको भी आसानी होगी। ठीक है? तो कमेंट्स क्या होती हैं? आपके कोड की वो लाइन्स होती हैं जो एग्ज़ीक्यूट नहीं होती। ठीक है? अभी बात करते हैं वर के बारे में, लेट के बारे में और कॉन्स्ट के बारे में। तीनों की हेल्प से आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तीनों की हेल्प से। बट ये जो वर है ना, इसको हम अब यूज़ नहीं करते। क्यों यूज़ नहीं करते, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है ए। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। और इसको मैंने वैल्यू दे दी है 12 फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने 12 वैल्यू दे दी। और लेट के साथ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम है बी, और मैंने इसको वैल्यू दे दी है 15। 2 वेरिएबल्स बनाए। कॉन्स्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल हम वर के बारे में और लेट के बारे में बात करते हैं। तो अभी अगर मैं दोबारा से उसी सेम वेरिएबल को जिसका नाम ए है, उसको दोबारा से वैल्यू देता हूँ, कोई और वैल्यू दे देता हूँ, तो मुझे कोई एरर शो नहीं हो रहा। क्लियर? मुझे कोई एरर शो नहीं हो रहा। और अगर मैं यहाँ पर लेट के साथ आके सेम बी को एक और वैल्यू दे देता हूँ, नाउ वी आर गेटिंग द एरर। तो एक तो ये आपने सीख लिया कि आप क्या कर सकते हो, वेर के साथ सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर कर सकते हो, लेट के साथ सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। अब ये जो मैंने कहा ना डिक्लेयर, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक होता है हमारे पास डिक्लेरेशन, ठीक है? डिक्लेरेशन में क्या होता है, आप वेर लिखते हो, या लेट लिखते हो, या कॉन्स्ट लिखते हो, और साथ में वेरिएबल का नाम। इतना जो पार्ट है आपका,
इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारे पास इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने ऊपर वेरिएबल बना दिया, अब आप उसको वैल्यू दे रहे हो। तो जब वैल्यू देते हो तो उसे हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल बनाना, वेयर के साथ बनाओ, लेट के साथ बनाओ, कॉन्स्ट के साथ बनाओ, वो आपकी मर्जी है, वो है डिक्लेरेशन। फिर उसको वैल्यू देना, ये है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो चलें, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, आई होप आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि वेरिएबल को वेयर की हेल्प से 2 बार डिक्लेयर कर सकते हो, 3 बार डिक्लेयर कर सकते हो, बट लेट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम वेर यूज नहीं करते, क्योंकि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, यूजर के पासवर्ड का, दोबारा जाके आपने वैसा ही एक और क्रिएट कर लिया वेर के साथ, तो प्रॉब्लम आती है। क्या आप ये आगे जाके आप सीखोगे, इसी इन्हीं 10 दिनों में आप सीखोगे। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अभी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, एक तो ये है कि वेर वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये होती है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स, ठीक है, विद वेर, कि वेर के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले प्रॉब्लम कि आप रीडिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, और यहीं पर साथ में लिख देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि इसका जो स्कोप होता है ना, स्कोप, स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ, देखिएगा। इसका जो स्कोप है वो फंक्शनल होता है, फंक्शनल स्कोप। अब मैं आपको स्कोप बताता हूँ। स्कोप का मतलब कि आप वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये वेरिएबल बनाया ना, वेर ए, अब मैं इस वेरिएबल को, हो सकता है मेरा लाइन 10,000 कोड जो है, यहाँ पर तो सिर्फ 19 लाइनें आपको शो हो रही है, यहाँ पर देखें, हो सकता है मेरा जो कोड है वो 10,000 लाइनों का है। तो कहाँ कहाँ मैं इस वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ, इसको हम कहते हैं स्कोप। फंक्शनल स्कोप को समझते हैं आप। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, अभी आपने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर करो, बस आपको ये पता हो कि हाँ, ये मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, वेर ए, और इसको मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ 20। ठीक है, और यहाँ से ये जो ए है ना, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ सी, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ सी। अभी मेरे पास ए नाम का एक ही वेरिएबल है जो कि है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शनल स्कोप का मतलब है कि इस वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर ही रहते हुए एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फंक्शन से बाहर जाता हूँ और इसको मैं ना हटा देता हूँ, मैं फंक्शन से बाहर गया, मैंने लिखा कंसोल, कंफर्म हो गया, हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं ए को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि हमें ए की वैल्यू मिलती है कंसोल में, लेट्स चेक। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास आ रहा है रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड, कि आपने ए को डिफाइंड किया ही नहीं। मतलब ये कि स्कोप आप ऐसा कह सकते हो कि किसी वेरिएबल की लाइफ है। तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया वेर, ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस वेर की लाइफ भी इतनी ही होगी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फंक्शनल स्कोप। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर आके एक इफ लगा देता हूँ, इफ आप कह सकते हो 5 इक्वल्स टू 5, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, और एक सिंपल सी कंडीशन लगा दी। आई नो आपने अभी इफ एल्स के बारे में नहीं पढ़ा, अभी फिलहाल मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तवज्जो से समझिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर करके ए लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 25 वैल्यू। ठीक है, अभी मेरे पास स्कोप 2 है। देखो, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ब्रेसेस, आपने इन पे फोकस करना है। एक ये स्कोप है, इसके अंदर एक और स्कोप बना, एक ये स्कोप बन गया, 2 स्कोप है। ठीक है, बट है दोनों फंक्शन के अंदर। अभी मैं यहाँ पर भी कंसोल करने की कोशिश करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर भी मैं ए को प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि जब आप वेर यूज करते हो तो इसका स्कोप क्या होता है, फंक्शनल होता है, मतलब पूरे फंक्शन के अंदर आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, वापस आते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एरर आ रहा है, लेट्स चेक। हमने किसके साथ किया था, वेर के साथ किया था, तो एरर नहीं आना चाहिए। सो ये चला, ये भी चलना चाहिए, सेव कर लिया हमने। सो ए इज नॉट डिफाइंड, रिफ्रेश कर लेते हैं। अगेन क्या कह रहा है, 20,
यहाँ पर देखिए हमें बताता भी है। लाइन नंबर 20 पे आते हैं। क्या हो रहा है कंसोल, यहाँ पे वो कह रहा है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर तो ये पहले से एरर आता है, ये तो हमने चेक कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले। हम इसको देखना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा आउटपुट में, राइट? एरर भी नहीं आ रहा। फोकस करना आप, हाँ। तो यहाँ पर ना हम एक काम करते हैं, इस फंक्शन को कॉल भी करते हैं। ठीक है, फंक्शन कॉल क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो मैंने फंक्शन को कॉल की और देखते हैं कि आउटपुट में क्या शो होता है। यहाँ पर देखिए हमें शो हो रहा है 25, अगर आपको नजर आ रहा है तो हमें शो हो रहा है 25। अब इससे क्या क्लियर हुआ कि एक फंक्शन के अंदर आप वेर का यूज करते हुए कोई भी वेरिएबल बनाओ, कहीं भी लिख दो, फंक्शन के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फंक्शन के बाहर जाके आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये बात हो गई जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि हाँ, फंक्शन के बाहर से आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अभी अगर मैं यहाँ पर लेट लिखता, उससे क्या होता? मैंने यहाँ पर लेट लिखा और यहाँ पर भी मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं इसके बाहर भी इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। सी नॉट सी आउट, सी प्लस प्लस में कहाँ जा रहे हैं हम? कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं ए की वैल्यू। अब चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं। सो वी आर गेटिंग एरर ए इज नॉट डिफाइंड। अब ये एरर कहाँ से आ रहा है इसको समझना जरूरी है। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और चेक करते हैं क्या एरर आ रहा है। ठीक है, एरर आ रहा है। इट मीन्स लेट के साथ अगर आपने कुछ डिफाइन किया फंक्शन के अंदर, आउटसाइड द फंक्शन आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, नीचे वाली को। अब मैं फंक्शन के अंदर से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टिल वी आर गेटिंग एरर। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, वेर का जो स्कोप है वो है फंक्शन स्कोप, बट जो लेट है उसका स्कोप होता है ब्रैकेट्स तक। मतलब ये एक ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे एंड हो रही है ना, तो ये एक स्कोप है। अब अंदर एक और ब्रैकेट है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो ये एक और स्कोप है। इसे हम कहते हैं ब्रेसिस स्कोप। ठीक है, या फिर ब्रैकेट्स का स्कोप भी कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। तो लेट का जो वेरिएबल होता है उसकी लाइफ एक ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, दूसरे ब्रैकेट पे एंड हो जाती है। क्लियर? तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने वेर को छोड़ दिया। ठीक है, ताकि सिक्योरिटी ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब वेर के दो हो गए। एक और है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेर जो है ना अपने आप को ऐड कर लेता है विंडो में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विंडो में कैसे ऐड कर लेते हैं? देखो, मैंने यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, बल्कि ठीक तरीके से बना देते हैं। यहाँ पर आके वेर का यूज करते हुए एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको वैल्यू दे देते हैं 25 और इसको सेव करते हैं। अभी आते हैं यहाँ पर, आउटपुट पे कुछ शो नहीं होगा क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग किया ही नहीं। दैट्स वाई आउटपुट में कुछ शो नहीं होगा। बट यहाँ पर ना हमारे पास होता है एक विंडो का ऑब्जेक्ट। ये जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ना अलर्ट, तो अलर्ट भी विंडो का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। आप ऐसा कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट को अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए जो हम उससे करवाना चाहते हैं तो वो कहाँ से लेगी? विंडो से लेगी। अभी देखो, यहाँ पर हमारे पास विंडो है, ये रहा विंडो का ऑब्जेक्ट, काफी सारी चीजें इसके अंदर। बट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो वेरिएबल हमने वहां पर बनाया है यहाँ पर शो हो रहा है। तो डाटा लीकेज हुआ ना, डाटा तो शो हो रहा है, मतलब हमने अपने कोड में जो डाटा लिखा हुआ है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो वैर जो होता है, ये देखो सी वाला भी यहाँ पे शो हो रहा है जो हमने वेरिएबल वहां पर क्रिएट किया। वैर क्या करता है, अपने आप को विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर लेता है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लेट बनाता ना, लेट ए इक्वल्स टू लेट्स सपोज 25, ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 28 कर देते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ पर देखो एरर शो है क्योंकि दोबारा डिक्लेयर हो चुका है। वेयर के साथ भी था, नाम चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, बी कह देता हूँ मैं इसको, सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं। कहाँ आना होगा हमें? हमें सर्च करना होगा यहाँ पर विंडो, एंटर करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास देखें जो हमने वेयर के साथ बनाया वो तो शो हो रहा है, ठीक है, ए बी और सी बी। बट जो हमने लेट के साथ बनाया वो शो नहीं हो रहा क्योंकि लेट जो है वो अपने आप को विंडो के साथ ऐड नहीं करता, और जो वेयर है वो अपने आप को विंडो के साथ ऐड करता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो वीडियो को बार बार देखिए, आप सीख जाओगे। क्लियर? तो हमने लेट देखा, ठीक है, हमने वेर देखा, वेर के बारे में काफी डिटेल से हमने बात की। अब बात करते हैं कॉन्स्ट के बारे में। देखो कॉन्स्ट से क्या होता है
कि अगर आपने कॉन्स्ट का यूज़ करते हुए के वेरिएबल बनाया तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। ये हम तब यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई एपीआई यूज़ कर रहा हूँ। अब एपीआई क्या होती है, कोशिश करेंगे कवर कर लें हम इसी 10 दिनों में इस बूट कैंप में। तो एपीआई कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो वहाँ पर हम कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं और जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं, अब ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, कभी भी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एपीआई को पकड़ता हूँ और मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ, कुछ इस तरह से। सो सेव करते हैं और इसी को ना कंसोल में भी देख लेते हैं। console.log और यहाँ पर मैं एपीआई की वैल्यू को देखना चाहता हूँ जिसको मैंने चेंज किया। देखते हैं आउटपुट में, तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, तो हमें एरर शो हो रहा है कि आप कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा असाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं लेट के साथ करता ना ये, फॉर एग्जांपल मैंने बी को 28 वैल्यू दी है, यहाँ पर आके मैं बी को 25 वैल्यू दे दूं, तो मुझे यहाँ पर एरर शो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि हमने पहले लेट बी को दोबारा वो हमने दोबारा डिक्लेयर किया था। मतलब अगर आप इसके साथ लेट दोबारा से लिख देते हो ना तब एरर शो होगा। लेकिन अगर आपने एक बार डिक्लेयर किया, एक बार लेट लिखा, उसके बाद आप बी की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, आपको कोई एरर शो नहीं होगा। बट जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ये बातें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया कि हाँ, चीज़ें किस तरह से होती हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट है, साथ के साथ इसको कवर कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं होस्टिंग। ठीक है? होस्टिंग भी वेयर के साथ ही है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वेयर आप यूज़ नहीं करना आपने कभी भी, ठीक है? अब हम यूज़ करते हैं लेट और कॉन्स्ट, वेयर को यूज़ नहीं किया जाता। क्यों मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज़ें, क्या होता है वेयर, क्या-क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ताकि एज़ अ डेवलपर आपको पता हो इन चीज़ों का। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ना कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरह से, और मैं वेरिएबल जो है, कौन-सा वेरिएबल? मैंने एक ऐज नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू शो करना चाहता हूँ और वेरिएबल को मैं बाद में जाके बना रहा हूँ और मैं वेर के साथ बनाता हूँ, ठीक है? वेर ऐज इक्वल्स टू 20। अभी यहाँ पर देखो, वेरिएबल मैं बाद में बना रहा हूँ, एक्सेस उसको पहले कर रहा हूँ। है ना अजीब चीज़? ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना? पहले वेरिएबल होगा तभी तो ये प्रिंट करेगा। तो चेक करते हैं आउटपुट क्या आता है हमारे पास। सो आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो नहीं आना चाहिए ना, एरर आना चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पर लेट लिख देता हूँ, मेरी बात को समझना आप, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लेट लिखता हूँ तो मेरे पास एरर आ रहा है, क्या कह रहा है कि नॉट एक्सेस एज बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि आपने एज को इनिशियलाइज किया ही नहीं है। बट जब मैं वेर लिखता हूँ तो मेरे पास एरर आ ही नहीं रहा, मेरे पास आ रहा है अनडिफाइंड। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, इसको हम कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग में क्या होता है बेसिकली, आप मैंने आपको 2 पार्ट्स बताए थे कि एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है इनिशियलाइजेशन। तो जब आप लिखते हो ना वेर और आपने मान लो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है एज, तो यहाँ तक का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन। ठीक है? ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट होता है इसको वैल्यू देना, इसको कहते हैं हम इनिशियलाइजेशन। ठीक है? तो होस्टिंग में क्या होता है कि आपकी जो डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन का पार्ट, यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का पार्ट, ये ऊपर चला जाता है। जब कोड रन होता है ना, ये ऊपर टॉप पे चला जाता है। ठीक है? अब जैसे ये टॉप पे जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि हाँ, वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर तो हुआ है। ठीक है? और जब डिक्लेयर हो चुका है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होगी, वो होगी अनडिफाइंड, बाय डिफ़ॉल्ट। और नीचे आके आप क्या कर रहे हो, उसको वैल्यू दोगे, कुछ इस तरह से। तो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ये चला जाता है टॉप पे और इनिशियलाइजेशन रह जाती है नीचे। अब जो टॉप पे चला गया वो उसको मिल गया, क्योंकि वो टॉप पे आ चुका है। मैं यहाँ से कॉपी करके इसको रख देता हूँ टॉप पे। यहाँ पे आके मैं इसको टॉप पे रख देता हूँ। अब ये टॉप पे आ चुका है, console.log से पहले आ चुका है, तो उसको पता है कि हाँ डिक्लेयर हो चुका है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड। बट इनिशियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियलाइज़ तो हम नीचे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा-सा दिमाग को घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है, बट मैं चाहूँगा आप इस पे फ़ोकस ना करो। मैंने क्यों पढ़ाया? हो सकता है आप कहीं और से सुनो होस्टिंग के बारे में और आप कहो कि सर आपने नहीं पढ़ाया था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। बट इसको हम यूज़ नहीं करते, ठीक है? हम लेट को ही यूज़ करेंगे। चलिए जी, होस्टिंग के बारे में हमने सीख लिया, लेट के बारे में सीख लिया, कॉन्स्ट के बारे में सीख लिया, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने सीख लिया। और आई थिंक और कुछ रहता नहीं, मैंने नोट डाउन किया हुआ था कि क्या-क्या आपको पढ़ाना है, ठीक है? और ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं इसके अंदर और दैट्स इट, इतना ही है। कल की क्लास में
हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। पूरे 10 दिन है हमारे पास, आपके पास भी है अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि बाकी लोग भी इस बूट कैंप का हिस्सा बन सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।